So welcome back everybody. We are doing chemical kinetics. केमिस्ट्री का एक फिजिकल केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका अच्छा खासा वेटेज होता है आपके एग्जाम में। और दिस इज लेक्चर नंबर 2। ठीक है। फर्स्ट पार्ट केमिकल काइनेटिक्स का हमने पिछले सेशन में कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन वाला पार्ट देखा था, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस वाला पार्ट देखा था, है ना। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरा नाम शुभ उपाध्याय है। आई एम अ JMN क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड परस्यूइंग बीटेक फ्रॉम IIT लखनऊ as well as your chemistry mentor at STBG set time Balcon। आगे बढ़े तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इसके अंदर है आपके एमयू ट्रिपल ई के लिए 2023 एमयू ट्रिपल ई के लिए एक गाइडेंस प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको मिल रहे होंगे 90 चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट along with 2700 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शंस। और साथ में आप प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम आवर एप्लीकेशन, और अलोंग विथ आपको गाइडेंस दिया जाएगा एमयू इंट्रेंस 2023 का। ये सारी चीजें एप्लीकेशन के अंदर हो रही होंगी, तो जिन्होंने ऐप नहीं डाउनलोड किया है प्ले स्टोर पे जाके STVG अकेडमी लिखो, वहां एप्लीकेशन आ जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड करो। और जिसने ऐप के अंदर से क्लासेस ऑलरेडी बिगिन कर दी है करनी, ऐप के अंदर ढूंढोगे तो तुमको ये चीजें वहां मिलेंगी, तो आप वहां एनरोलमेंट कर सकते हैं इन सभी चीजों का। ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये लास्ट की चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो आप एनरोल कर लीजिए। अगर एनरोल में कोई दिक्कत आ रहा है तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए। मेल है मेल कर लीजिए, व्हाट्सएप है व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है। और आप इस चीज को एनरोल कर सकते हैं along with अपकमिंग AMU BSc 2024 के लिए भी ऐसी ही टेस्ट सीरीज अवेलेबल कराई जाएगी आपके लिए, जिसके अंदर आपको मिल रहे होंगे 5 फुल सिलेबस टेस्ट, साथ ही साथ 500 प्रीमियम क्वेश्चंस का कलेक्शन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड है, एमयू का लेटेस्ट सिलेबस भी। और उसी के साथ अगर सब्जेक्ट कवरिंग की बात करूं तो मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट उसके अंदर कवर अप हो रहे होंगे। ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर फर्दर अपडेट्स, जैसे ही अपडेट्स आता है इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्सेज ओवरव्यू। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो हमने कल शुरू किया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या हमने पढ़ा था। हमने टाइप ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, साथ में रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़े थे, रेट ऑफ रिएक्शंस में रेट ऑफ अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस पढ़ा था, साथ में उनका ग्राफ पढ़ा था, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, उन दोनों का ग्राफ पढ़ा था। ठीक है। कैसे कैलकुलेट करता है रेट ऑफ रिएक्शन, वो सारी चीजें पढ़ी थी कल के लेक्चर में। रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, फिर रेट ऑफ रिएक्शंस पे सवाल किए थे, है ना, किसमें स्टोइकियोमेट्री का डिपेंडेंसी होती है, और ऐसे सवाल आते हैं ट्रिपल के अंदर, मैंने ये भी डिस्कशन किया था। ठीक है। तो कल के लेक्चर में ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आज का लेक्चर सेकंड पार्ट डेडिकेटेड होगा, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस के आगे चीजों को कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक शुरू होता है अगेन फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अभी आप बोलोगे सर टाइप ऑफ रिएक्शन तो पीछे पढ़ लिया है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, तो फिर ये नया का क्या आ गया टाइप ऑफ रिएक्शंस। देखो, वो क्लासिफिकेशन दूसरी चीजों पे बेस्ड थी, वो स्पीड पे बेस्ड थी, वो काइनेटिक्स पे बेस्ड थी। ये तुम्हारे मैकेनिज्म पे बेस्ड टाइप्स है। जैसे क्लासिफिकेशन करते हैं ना, तो इसमें दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, जो हमने पीछे देखा था, जो एवरेज होती है, और इंस्टेंटेनियस होती है। ये ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म है, रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो कैसे फॉलो हो रहा है। तो आज का लेक्चर यही है कि टाइप ऑफ रिएक्शन हम ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे। तो ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है आपका एक होता है आपका एक का नाम देते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन। एक टाइप है एलिमेंट्री रिएक्शन, और दूसरा टाइप होता है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए, तभी हम फर्दर आगे रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम समझ सकते हैं। जो रेट लॉ है वो एक्चुअली क्या कहता है, क्योंकि इन्हीं दो रिएक्शंस पे वो चीजें डिफाइन होंगी, इसलिए पहले इसको पढ़ना जरूरी है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिस पे दो तरह की होती है। एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शंस और दूसरी होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। क्या होती है ये थोड़ा सा इनके बारे में देखते हैं। देखो, एलिमेंट्री रिएक्शंस को और करके मैं लिख देता हूँ, उसको सिंपल रिएक्शंस भी बोला जाता है। ठीक है। और इसको मल्टी स्टेप रिएक्शंस बोला जाता है। देखो, एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो सिंगल स्टेप में फॉलो हो जाते हैं।
मतलब सिर्फ एक ही स्टेप लगता है और वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो उनको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। वेयर एज नाम में ही देखो कॉम्प्लेक्सिटी लगी है, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो मल्टी स्टेप में कंप्लीट होते हैं, इसलिए इनको मल्टी स्टेप रिएक्शंस भी कहा जाता है, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन को सिंगल स्टेप रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये मल्टी स्टेप रिएक्शंस होते हैं, इनके अंदर मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। मतलब ये रिएक्शन जब एंड होंगे तो सिर्फ एक डायरेक्टली ऐसा नहीं होगा कि एक डायरेक्टली रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा, बहुत सारे मल्टीपल स्टेप होंगे, उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट हमको मिलेगा, है ना। तो इसके अंदर प्रेफरेंस हम मेन रिएक्शन को देते हैं। जैसे अब अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा लिख लो इसके अंदर डेफिनेशन टाइप में, कि रिएक्शंस which completes in single step are called elementary एलिमेंट्री एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, जैसे लेट्स से कोई एक रिएक्टेंट था, है ना, वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया एक ही स्टेप में। ठीक। वेयर एज अगर मैं किसकी बात करूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की बात करूं, तो इसके डेफिनेशन में थोड़ा सा लिख लो कि रिएक्शंस which completes in multiple steps are called complex reaction। इसके अंदर एक्चुअल क्या होता है कि लेट्स से कोई रिएक्टेंट है ए, और ये प्लस बी के साथ मिलके एक रिएक्टेंट बना रहा है सी। ठीक है, फिर ये जो सी है ये और फर्दर रिएक्ट करके लेट्स से किसी डी के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहा है ई। तो मान लो हमारा मेन रिएक्शन था, उसमें हमको ए से ई प्रोडक्ट चाहिए था, तो इसमें देखो ए जो है उससे डायरेक्टली ई नहीं बना है, पहले ए बी मिलके सी बनाया है, फिर सी और डी मिलके फिर ई बनाया है ना। तो इसमें एक से ज्यादा स्टेप है कि नहीं, मोर देन वन स्टेप यहाँ फॉलो हो रहा है। यस सर। मोर देन वन स्टेप, ऐसे रिएक्शन देखे हो ना जिसमें दो दो तीन तीन स्टेप्स होते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम किस में रखेंगे, कॉम्प्लेक्स में रखेंगे या एलिमेंट्री में रखेंगे। ये जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में रखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मेरे को प्रोडक्ट चाहिए था ए से ई, तो वो ए से ई डायरेक्टली फॉर्म नहीं हुआ है, पहले ए किसी बी के साथ कंबाइन होकर सी बनाया है, फिर सी डी के साथ कंबाइन होकर ई बनाया है। तो यहाँ एक से ज्यादा स्टेप इन्वॉल्व है ना, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ देखो डायरेक्टली क्या हो रहा था, यहाँ अगर ए से ई चाहिए था, तो यहाँ अगर ए से ई चाहिए तो डायरेक्टली ए जो है वो ई से कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर डायरेक्टली ए जो है वो बी के साथ मिलके डायरेक्टली ई कोई प्रोडक्ट बना देगा। तो ये एक सिंगल स्टेप, ये एक ही स्टेप में हो रहा है, या तो डायरेक्टली ए ई पे कन्वर्ट हो जा रहा है कुछ टेम्परेचर प्रेशर पे, या फिर ए जो है वो बी से मिलके ई पे कन्वर्ट हो जा रहा है। तो एक ही स्टेप में हमको ए से ई प्रोडक्ट मिल जा रहा है, फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट वो सिंगल स्टेप में हमको मिल जाता है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाएगा, कहा जाएगा। यस सर। तो यही था टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर, जिसमें हमको क्या पढ़ना था, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है और सिंगल स्टेप रिएक्शन क्या होता है। अब इसके थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा मैं बातें करता हूँ एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर, ये एलिमेंट्री के लिए है, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर क्या होता है ना, कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, अब जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता होगा अभी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन सर ये क्या होता है। तो बस समझ लो कि ये एक चीज तो है, अगर आगे पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, बट समझ लो ये कुछ तो है। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन कुछ तो है जिसके जिसके अंदर जो उसका पावर होता है ना, वो बराबर हो जाता है स्टोइक्योमेट्री के। वो बराबर हो जाता है स्टोइक्योमेट्री के। जैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर अगर कोई रिएक्शन अगर कहीं लिख के आ गया कि द रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो उसके कंपोनेंट का पावर होगा, कंपोनेंट के ऊपर जो भी पावर लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल पावर, है ना, जैसे क्या होता है 10⁻² बोलते हैं ना, तो इसको यस एक्सपोनेंशियल सर। पावर बोलते हैं। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो भी कंपोनेंट होंगे उनके उनका जो पावर होगा वो इक्वल हो जाता है स्टोइकियोमेट्री के।
वेयर एज अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करता हूं, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो उसके कंपोनेंट का जो पावर होता है ना, कंपोनेंट का जो पावर होता है वो बराबर नहीं होता स्टोइकियोमेट्री के। वो कुछ कुछ भी हो सकता है बट स्टोइकियोमेट्री के बराबर नहीं होगा। किसके लिए? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। यही दो चीजें इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी थी। एलिमेंट्री रिएक्शन जब भी दिया हो, इसका मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो उसके कंपोनेंट होंगे उसकी पावर उसके स्टोइकियोमेट्री के बराबर कर दीजिए, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हमको फाइनल मिल जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर रेट लॉ एक्सप्रेशन को निकालना है तो उसका जो कंपोनेंट का जो पावर होगा वो स्टोइकियोमेट्री के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक है। अब ये जो मैंने बोला रेट लॉ एक्सप्रेशन, ये जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना उनको समझ नहीं आएगा कि ये रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। देखो, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। वैसे रेट लॉ एक्सप्रेशन हम इसके बाद ही पढ़ने वाले हैं तुरंत। ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं ना, कि हम लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। लेट्स से अगर दो रिएक्टेंट है तो ए और बी लिखेंगे और उसकी कुछ पावर होती है एक्स और वाई। सिमिलरली यहां भी अगर मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूं तो हम लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू के रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। लेट्स से अगर दो रिएक्टेंट है, लेट्स से कोई केमिकल रिएक्शन है जो ए प्लस बी मिलके सी बना रहा है, तो मैं इसके लिए रेट लॉ लिखा हूं यहाँ, यहाँ और यहाँ इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखा हूं। तो क्या है रेट लॉ मैं समझाऊंगा बट अभी समझ लो। ठीक है कि क्योंकि वहां डायरेक्ट समझाता, डायरेक्ट वहां में कर देता बिना ये बताए तो कंफ्यूज जाते कि सर ये पावर ये क्यों करेंगे। है। तो इसलिए समझो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाता है। मैं अभी इसको लिखना सिखाऊंगा कैसे लिखेंगे आगे। ठीक है। बट अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो कि एक इसको बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसमें रेट इज इक्वल्स टू के, ए टू दी पावर एक्स होता है, बी टू दी पावर वाई होता है। सिमिलरली ए टू दी पावर एक्स होता है, बी टू दी पावर वाई होता है। अगर किसी रिएक्शन में सी प्लस डी होता तो ये ब्रैकेट के अंदर सी या डी लिख देते हम। बट फिलहाल हमारा जो रिएक्शन है उसके अंदर ए और बी है ना। तो हम हमेशा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर। इसलिए मैंने रिएक्टेंट में ए और बी था तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिखा, ए और बी लिखा, ए और बी लिखा। ठीक है। Yes, और sir. पावर एक्स और वाई है। ठीक है। अब लेट्स से इस केमिकल रिएक्शन में मैं आगे स्टोइकियोमेट्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मान लो मैंने इसको ए से 2a कर दिया, बी से 2b कर दिया, तो ये हमको 2c दे रहा है। ठीक है। तो आगे स्टोइकियोमेट्री मैंने इंट्रोड्यूस कर दी। तो Yes, sir. ये जो ऊपर बोला है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो उसके कंपोनेंट होंगे उसका पावर उसके स्टोइकियोमेट्री के बराबर होगा। कब? अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो अगर मेरे को ये केमिकल रिएक्शन के लिए रेट लॉ लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल्स टू के Q ए टू दी A पावर to the 2 लिख power दूं 2. और Yes, बी sir. टू दी पावर 2 B लिख to the दूं। power. क्यों? Yes, sir. क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब भी रिएक्शन एलिमेंट्री है और मैं मान के चलता हूं कि ये जो गिवन रिएक्शन है वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उसके अंदर जो उसका कंपोनेंट होगा उसका पावर हमेशा स्टोइकियोमेट्री के बराबर होगा। अब यहाँ स्टोइकियोमेट्री क्या है, आगे वाला नंबर क्या है, 2 है। 2. मैंने यहाँ जो x है और जो y है ये किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। लेकिन अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं होता ना तो हम कभी भी ये रेट लॉ के अंदर ऐसे कभी नहीं लिखते, ये गलत हो जाता। ए टू दी पावर 2 और बी टू दी पावर 2। कब? अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता ना, ये वाला रिएक्शन इफ कॉम्प्लेक्स होता, अगर कॉम्प्लेक्स होता ये, तो हम ए टू दी पावर 2 बी टू दी पावर 2 कभी नहीं लिखते, ये गलत हो जाता। बस ये केस किसके लिए ट्रू है, एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए ट्रू है। यानी एलिमेंट्री रिएक्शन में ही जो एक्स और वाई जो भी उसका पावर होगा वो उसके स्टोइकियोमेट्री के बराबर हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही था। ठीक है। Yes, sir. ये रेट लॉ क्या है चिंता मत करो, मैं भी बताता हूँ ये कैसे आपने मैंने लिख दिया। ठीक है। ये रेट इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स और वाई कैसे लिख दिया मैं तुमको बताता हूँ। तो उसकी चिंता चिंता मत करो। फिलहाल मैंने सिर्फ एग्जांपल देके चीजें समझाई हैं कि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स में क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। बातों का ध्यान यही रखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन होगा मतलब अगर एक सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा तो उसके अंदर जब भी आप रेट लॉ लिखेंगे तो जो पावर लिखेंगे ना आप एक्स और वाई वो उसके स्टोइकियोमेट्री के बराबर ही लिखेंगे। वेयर एज अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है तो पावर स्टोइकियोमेट्री के बराबर नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ इस केस में अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है तो एक्स और वाई 2 के बराबर नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स और वाई 2 के बराबर कर सकते हैं आप, क्योंकि रिएक्शन क्या गिवन है,
एलिमेंट्री रिएक्शन गिवन, सिंगल स्टेप रिएक्शंस गिवन है। क्लियर हो गया? ये इंपॉर्टेंट बात क्लियर हो गई आपकी? Yes, sir. सबको क्लियर है? और लोग बताओ, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो, तो ये बातें थी थोड़ी सी एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस भी। अब तुम्हारे मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर ठीक है, आपने बता तो दिया कि एक्स और वाई टू के बराबर नहीं होगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, तो फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अगर हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालना हो तो फिर हम कैसे निकालेंगे? चलिए, ऊपर तो समझ में आ गया कि एक्स की पावर टू और वाई की पावर भी मैं टू के बराबर कर दी, क्योंकि रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री टू गिवन था। बट अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हो और उसके लिए बोल दे कि रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, तो फिर कैसे लिखेंगे सर? ये एक्स और वाई की जगह क्या लिखेंगे? हमेशा याद रख लो, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर सिंगल स्टेप में तो रिएक्शन होती नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। तो मान लो कि यहाँ एग्जांपल मैं तुमको दे रहा हूँ कि मान लो यहाँ मल्टीपल स्टेप्स गिवन है तुमको सवाल के अंदर। जैसे एक ए है जो पहले बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बी है वो सी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सी है वो डी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ एक स्टेप नहीं है। ए और डी कितने स्टेप में मिला हमको? तीन स्टेप में मिला है ना। तो इसके ये जो तीन स्टेप है ना, अब ये जरूरी थोड़े है कि सारे स्टेप एक ही स्पीड से होंगे। ऐसा हो सकता है कि ए वाला बी फास्ट प्रोसेस हो जाए, बी और सी स्लो प्रोसेस हो जाए, सी और डी भी फिर से फास्ट प्रोसेस हो जाए, है ना। तो हमेशा जब भी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है ना, तो हम तीनों स्टेप में चेक करते हैं कि इनमें से सबसे स्लो स्टेप कौन सा है। और चिंता मत करिए, सवाल में आपको कोई भी सवाल पूछा जाएगा, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेई हो, या फिर आपका या एमयू ट्रिपल ई वाला एग्जाम हो, सवाल हमेशा पूछे जाते हैं उसका स्टेप दे के। जैसे बोल देगा कि बी और सी वाला स्टेप स्लो है, ये लिख देगा साइड में आपको, और ये वाला ए और बी वाला स्टेप फास्ट है, और सी और डी वाला स्टेप वेरी फास्ट है, ये बता देता है सवाल के अंदर। ठीक है, कि कौन सा स्लो स्टेप है। तो उसने बता दिया कि ये बी और सी वाला स्टेप स्लो है, तो अब हम जो रेट लिखेंगे ना, वो अकॉर्डिंग टू स्लो स्टेप लिखेंगे। हमेशा हमको फास्ट और वेरी फास्ट वाले से मतलब नहीं है, हम सिर्फ बी और सी वाले रिएक्शन को देखेंगे और फिर क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग रेट को लिखेंगे। यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू स्लो स्टेप, अकॉर्डिंग टू स्लो स्टेप रिएक्शन, जिसको बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। सुने हो कभी नाम? इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो ऐसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट। एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट तो आसान है, कैसे दिखेंगे? रेट इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। और एलिमेंट्री रिएक्शन हो तो एक्स और वाई उसके स्टोइकियोमेट्री के बराबर हो जाएंगे, तो हमको रेट ला यहां मिल जाएगा, ऐसे मिल गया फाइनल रेट ला। लेकिन कॉम्प्लेक्स में तो स्टोइकियोमेट्री यानी एक्स और वाई की जगह क्या रखें, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये हम डिसाइड करेंगे Four रेट step. स्टेप को देख के, जिसको बोला जाता है RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम चेक करेंगे कि तीनों रिएक्शंस में से स्लो स्टेप किसका है, और जो स्लो स्टेप वाला होगा उसी की पावर को हम ऐड करेंगे। क्लियर? Yes, sir. क्लियर हो गया सबको? यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में रेट लॉ लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, ठीक। और एलिमेंट्री में अलग है। एलिमेंट्री में पावर स्टोइकियोमेट्री के बराबर हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स में पावर स्टोइकियोमेट्री के बराबर नहीं होगी। तो फिर रेट कैसे लिखेंगे? रेट लिखेंगे स्लो स्टेप को देख के, रिएक्शन के अंदर स्लो स्टेप कौन सा है, जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। क्लियर? क्लियर Yes, एवरीवन? sir. को क्लियर हो गया? जल्दी समझ नहीं आता है बच्चों को, समझ आ गया सब? ठीक है, चलिए। Sir. अब हाँ, अब मैं आप लोग को इसके आगे चलो, आप रेट लॉ बता देते हैं। जैसे मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा, अब यहां से शुरू होता है तुम्हारा रेट लॉ। अब पढ़ोगे रेट लॉ तो समझ आएगा क्या कहता है रेट लॉ, है ना। उसके बाद रेट लॉ का एक्सप्रेशन देखेंगे। देखो, रेट लॉ बहुत सिंपल सी बात बोलता है। रेट लॉ बोलता है कि लेट्स, अगर कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है, जैसे एग्जांपल ले लो, अल्फा ए प्लस बीटा बी, जो हमको दे रहा है गामा सी प्लस डेल्टा डी, ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो रेट लॉ सिंपली ये बोलता है ना कि इस केमिकल रिएक्शन का, इस पूरे केमिकल रिएक्शन का, है ना, ये जो केमिकल रिएक्शन गिवन है, ठीक है, मैं आराम से लेके चलता हूँ, चिंता मत करो। इस पूरे केमिकल रिएक्शन का जो हम रेट लिखेंगे ना,
वो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के। तो यहां रिएक्टेंट कितने हैं, ए और बी है। अगर यही केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ए प्लस बी प्लस सी होते तो रेट जो होता वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो रेट लॉ सिंपली यही बात बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट अगर हमको लिखना है ना, तो हम कैसे लिखेंगे, उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का आपस में प्रोडक्ट ले लेंगे, और वो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है उसके ऊपर कुछ पावर रेज कर देंगे। जैसे मैंने ए की पावर को एक्स मान लिया, वाई की पावर बी की पावर को वाई मान लिया, वैसे अगर कोई सी होता आगे तो मैं सी की पावर को जेड मान लेता। बस यही है रेट लॉ। रेट लॉ ये बोलता है कि जो रेट होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट मल्टीप्लीकेशन। हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का आपस में प्रोडक्ट कर देंगे। अरे इनके बीच कोई सा नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन ही तो हुआ है Yes, sir. है ना। तो यही रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन गिवन है और उसका हमको अगर रेट लॉ लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration product of the concentration of their reactant raised to the power, let's say a की पावर हो गई x और b की पावर हो गई y। यही है रेट लॉ। अब सिंपल मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, Constant. मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो लेट्स से यहाँ जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं हम k। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, k a टू दी पावर x p टू दी पावर y। ये आपका फाइनल, इसको बोलते हैं हम रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। मतलब ये जो ऊपर वाला केमिकल रिएक्शन था ना, इसके रेट को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, किससे दिखा दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन से लिख के दिखा दिया। और रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। लेट्स से एग्जांपल के लिए बोलता हूं कि अगर कोई रिएक्शन है ना, जो है स्मॉल ए टू दी पावर ए प्लस स्मॉल बी टू दी पावर बी प्लस स्मॉल सी टू द पावर सी, ये आपको दे रहा है स्मॉल डी टू द पावर डी प्लस स्मॉल ई टू द पावर ई। ये केमिकल रिएक्शन है। मैं बोलता हूं इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो। तुम क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल्स टू K ए into the product of react. यस। रिएक्टेंट कितने हैं, यहाँ सिर्फ रिएक्टेंट देखना है हमको, प्रोडक्ट वाले साइड से मतलब नहीं है रेट लॉ में, याद रख लेना। सिर्फ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए, फिर क्या लिखेंगे, कैपिटल बी, Capital क्या लिखेंगे, कैपिटल सी, capital और इसकी पावर कुछ डिफाइन कर A, देंगे। लेट्स से मैंने पावर डिफाइन कर दिया एक्स वाई Y, जेड। बस सिंपल, इसी यही तो बोले, यही तो हुआ, हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये तो हो गया आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसी को बोलते yes, हैं रेट लॉ। ही है तुम्हारा क्या, रेट लॉ। रेट लॉ सिंपली क्या बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ देयर रिएक्टेंट रेज्ड yes, टू सम पावर। तो लिख लो, according to rate law, the rate of a chemical reactions is directly proportional to to the product of concentration the product of the concentration of the product. concentration of reactant Oh, sorry. raised to some power, raised to some power। इसी को क्या बोलते हैं, रेट लॉ। यही है आपका क्या, रेट लॉ। ये रहा रेट लॉ। ठीक, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। Yes, sir. अब वापस से आओ सेम चीज, अब पीछे का तुम्हारा तुमको समझ में आएगा। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब पीछे बता चुका हूं, ऐसे रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होते हो। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये जो पावर x है और ये जो पावर y है, ये दोनों किसके बराबर हो जाएगी,
स्टोक्योमेट्री के। हाँ, मतलब कि लेट्स से वही सेम एग्जांपल में उठाता हूं, अल्फा ए प्लस बीटा बी गिव्स यू गामा सी प्लस डेल्टा डी। यही रिएक्शन है। और मैं बोल देता हूं कि इट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। इट इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। और चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आपको इस पूरे चैप्टर में एलिमेंट्री रिएक्शन को ही पढ़ना है, ठीक है। मतलब आप हमेशा रेट लॉ लिखते वक्त क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम आप क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्री को उसकी पावर बना देंगे। तो अब इसके लिए मैं करेक्ट रेट लॉ लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए बी सर और क्या लिखूंगा, अल्फा और बीटा। बीटा। क्यों अल्फा और बीटा, क्योंकि यहाँ एक्स और वाई जो है वो किसे किसके बराबर है, एक्स बराबर है अल्फा। अल्फा के। इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि एक एलिमेंट्री रिएक्शन है और एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री है उसकी पावर बन जाती है। तो कुछ चेक कर लो ना, ए की स्टोइकियोमेट्री क्या है, अल्फा, बी की स्टोइकियोमेट्री क्या है, बीटा। इसीलिए इसीलिए एक्स जो होगा वो अल्फा के बराबर हो जाएगा और वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। इसीलिए रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, ए टू सर दी पावर के अल्फा बी टू दी सर पावर बीटा। क्लियर। के से मल्टीप्लाई नहीं किए। अरे हाँ मैं भूल गया, यहाँ के लिखोगे ना, क्योंकि एक्सप्रेशन क्या है, ये आता है कॉन्स्टेंट। और यस यही सर। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता तो बताओ बताओ, तो सर फिर फिर जो है वो अल्फा एक्स अल्फा के बराबर नहीं होता और वाई बीटा के बराबर नहीं होता। यहां जो रेट लिखते, अगर आप रेट लिखते कि के ए टू दी पावर अल्फा और बी ए टू दी पावर बीटा, तो ये गलत हो जाता, दिस इज नॉट करेक्ट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक्स और वाई अपने जगह ही रहेगा, बट जो एक्स होगा वो अल्फा के बराबर नहीं होगा और वाई जो है वो बीटा के बराबर नहीं होगा। तो अगर सिंपली रेट लिखेंगे अभी हम फिलहाल, तो हम क्या लिख सकते हैं, के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। अब ये एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता है कि एक्स और वाई है क्या है। बस इतना हम कह सकते हैं कि एक्स जो है वो अल्फा के बराबर नहीं होगा और वाई जो है वो बीटा के बराबर नहीं होगा। तो फिर सवाल यही है, मैं जो पीछे बताया कि सर फिर कैसे रेट लॉ लिखेंगे सही, मैंने आपको बताया क्या करेंगे, क्लोज केस देखेंगे। मैकेनिज्म पे जाएंगे और मैकेनिज्म के अंदर आप किसको डिटरमाइन करेंगे, क्लोज स्टेप को। यस, जिसको बोलते हैं रेट। डिटरमाइनिंग स्टेप। पीछे बताया यही, अब समझ आ गया होगा पीछे वाला सब कुछ। आर यस डी सर। एस को डिटरमाइन करेंगे, आर डी एस जो है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब स्लो स्टेप को ढूंढेंगे कि स्लो स्टेप कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखेंगे। क्लियर हो गया रेट लॉ की पूरी बात। आपको समझ आ गया कि रेट लॉ कैसे लिखते हैं भाई, यस सर। रेट लॉ कैसे लिखते हैं, सबको सबको समझ आ गया, समझ आ गया सबको। चलो, अब एक मैं टर्म आपको डिफाइन करना चाहता हूं और वो टर्म है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पावर ऑर्डर ऐड। ऑफ ए रिएक्शन क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कुछ नहीं होता है, जैसे ही हमने क्या बोला कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट का कुछ पावर आ जाता है जैसे एक्स और वाई, तो ऑर्डर पता है क्या होता है, बस उसको इफ एक्स ऐड। और वाई दोनों को ऐड कर दो तो जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका ऑर्डर कहा जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, उसकी पावर का सम, एडिशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो भी पावर है उन दोनों पावर को जोड़ दोगे तो वही उसका ऑर्डर कहा जाएगा। जैसे अगर मैं बोल देता हूं कि मान लो कि यहाँ कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है के ए टू दी पावर 1 बी टू दी पावर 2, मैं बोलता हूं फाइंड दी ऑर्डर। सर 3। यस, तो क्या करोगे, ये चेक करो, ए की पावर क्या है 1 है, बी की पावर क्या है 2 है, कुछ नहीं करना है, बस 1 प्लस 2, तो द ऑर्डर विल बी 3। बस। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर ऑर्डर लिखना है तो उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो भी पावर है उनके पावर को जोड़ दीजिए। मान लो अगर यहाँ 2 और 2 होता तो ऑर्डर क्या हो जाता, 2 प्लस 2 4। क्लियर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है,
रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो भी पावर है उनका समेशन, उनका Addition. एडिशन, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? Order. ऑर्डर बोलते हैं। तो लिख लिया जाए ऑर्डर के बारे में, लिख लिया जाए, लिखो। Yes, sir. Order of a reaction is the addition of the Concentration. exponential power raised to the concentration of of the reactant. reactant. किसमें? इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन रेट Rate law. लॉ एक्सप्रेशन। मतलब कि आओ एक बार और एग्जांपल ले ले। अगर मान लो वही केमिकल रिएक्शन है जो है अल्फा ए प्लस बीटा बी, जो दे रहा है गामा सी प्लस डेल्टा डी, तो इसके लिए पहले तो रेट लॉ लिख लो। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा? ए और बी। B. ठीक है, ए टू डी पावर लेट्स से एक्स। मान लो कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, ये दे दिया मैंने कि रिएक्शन मान लो एलिमेंट्री है। क्या हो जाएगा? ए टू डी पावर अल्फा, बी टू डी पावर बीटा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या हो जाएगा? रेट लॉ एक्सप्रेशन। वेयर एज ऑर्डर पूछता तो कुछ Alpha नहीं, plus तो क्या हो beta. जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। Yeah. क्लियर? Yes, sir. अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करिए, इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये जो ऑर्डर है ना, इसको हम कैलकुलेशन से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ये एक्सपेरिमेंटली हमको पता चलता है। ठीक है, वैसे तो अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है कि ए टू डी पावर समथिंग बी टू डी पावर समथिंग, तो हम जोड़ के ऑर्डर बता देंगे। लेकिन अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं गिवन है तो ऑर्डर को हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज अ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंट से बताया जा सकता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन को हम हमेशा सिर्फ एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमारे बस की बात नहीं है कि हम किसी का ऑर्डर बता दें। अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं गिवन है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन है तो हम देख के तो बता देंगे अल्फा प्लस बीटा। बट अगर मेन बातें करें तो एक्चुअल में ये जो अल्फा और बीटा ये जो आ रहा है ना, चलो ये तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ट्रू है। और कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें, एलिमेंट्री रिएक्शन में भी कई बार होता क्या है कि ये जो अल्फा और बीटा जो है ना, ये गिवन नहीं होते हैं। तो जब रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं गिवन होगा तो हम ऑर्डर नहीं बता सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि हम ऑर्डर किसी फार्मूले से कैलकुलेट कर सकें। ऐसा कोई फार्मूला नहीं दिया गया है। ये हमेशा जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ही पता चलता है। इसलिए ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। इस बात को आपको याद रखना है। ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। Determine और quantity. इंपॉर्टेंट बातें लिख लो। ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है, कैन बी, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, बिल्कुल है ना, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक, Negative भी हो सकता ऑर्डर है. निगेटिव भी हो सकता है, एंड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। ऑर्डर आपको 1/2 देखने को मिलेगा, ऑर्डर आपको 2/4 देखने को मिल सकता है, 1/3 देखने को मिल सकता है। मतलब ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, एंड ऑर्डर निगेटिव भी हो सकता Negative भी हो सकता है. है ना। जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव एंड फ्रैक्शन सब में ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचने का कि सर मेरा तो 1/2 आ रहा है ऑर्डर। अरे हाफ ऑर्डर होता है हाफ ऑर्डर। जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव एंड फ्रैक्शनल चारों हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. और वही सेम चीज एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन
और एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब single step reaction, सिंगल स्टेप रिएक्शन। जो ऑर्डर होता है वो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के बराबर हो जाता है। स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट के coefficient बराबर बराबर हो जाता है। क्लियर? ये कुछ बातें yes, थी जो आपको ऑर्डर के बारे में जाननी जरूरी थी। क्लियर हो गया? yes sir, ऑर्डर के बारे में मोटी मोटी बातें जान गए सब लोग? समझ गए? yes, yes समझ sir, गए? चलो चलो। तो ये बातें थी ऑर्डर की। अब एक और टर्म इसके अंदर आपको बड़ा परेशान, और वो है कि सर ये के तो आपने मल्टीप्लाई तो कर दिया, इस के बारे में कुछ नहीं बताएंगे कि के क्या होता है। आपने रेट इक्वल्स टू कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, कांस्टेंट के ए टू दी पावर अल्फा बी टू दी पावर बीटा। ठीक, ए के बारे में थोड़ी बातें बताइए ना कि ये ए एक्चुअल में क्या है, क्या बोलते हैं इसको। इस के को बोलते हैं हम रेट कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं? rate constant, रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, कांस्टेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा अगला टॉपिक है रेट कांस्टेंट। क्या होता है रेट कांस्टेंट भाई? आप देखो, लेट्स से कोई रेट गिवन है जो है ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। ठीक है, अब जरा ये जो के है ना, इसको जरा पकड़ो, ये क्या है? तुम्हारा रेट कांस्टेंट है। ठीक, और के क्या है? के एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो ये के आके मल्टीप्लाई हुआ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से इक्वल टू में फार्मूला बदल गया है ना। yes sir, तो के को पहले तो बोलते क्या है, ये भी कई बार देख लो, के को कई बार बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, rate constant, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम बोलते हैं, बहुत सारे इसके नाम है। रेट कांस्टेंट बोलते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं, ये भी याद रखना, बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, या फिर कई बार इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये सब इसी के नाम है, ठीक है, स्मॉल के। आओ थोड़ा समझते हैं कि रेट कांस्टेंट है क्या। देखो, अब देखो, ये एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा हुआ है ना, रेट के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। अब मैं तुमसे बोलता हूं ना कि मैंने जो ए है ना, और जो बी है, दोनों के कंसंट्रेशन को यूनिटी कर दिया, मतलब 1 मोलर कर दिया। मैंने ए के और मैंने बी के दोनों के कंसंट्रेशन को 1 1 कर दिया। तो अब जरा लिखो तो कि रेट कैसा हो जाएगा। ए की जगह k, 1 कर दिया, बी की जगह 1 कर दिया, तो रेट इज इक्वल yes टू sir, ए। ये भी 1 हो गया, ये ये भी भी 1 one, हो गया। तो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? रेट इज इक्वल्स टू के। मतलब कि रेट कांस्टेंट वो रेट ऑफ रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम यूनिटी मान लेते हैं। तो जब भी हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को 1 मोलर या फिर यूनिटी के बराबर लेंगे, तो जो भी रेट होगा उसी को हम रेट कांस्टेंट बोलेंगे। क्लियर? मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट, rate constant, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो समझ आया कि के है वो एक्चुअल क्या है? yes sir, ये है जब हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या कर ले, यूनिटी मान ले, 80%, यूनिट कंसंट्रेशन ले ले, तो ए का भी यूनिट हो जाएगा, बी का भी यूनिट, यानी 1 और 1। और डायरेक्टली क्या होगा, रेट जो है वो बराबर हो जाएगा के बराबर, है ना। yes sir, तो आओ रेट कांस्टेंट का डेफिनेशन लिख लो, यहां लिख लेते हैं। रेट कांस्टेंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज द रेट ऑफ, बाय द वे, ये जो रेट मैं लिख रहा हूं ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। समझते था ना, ये रेट ऑफ रिएक्शन को ही रेट लिख रहा हूँ शॉर्ट में, है ना। जितना पीछे मैंने रेट का एक्सप्रेशन लिखा है उसके अंदर ये जो रेट है, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है, इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, है ना।
लिखवाया तो है, लिखवाया है। अकॉर्डिंग टू रेट क्लासिफिकेशन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखवाया है। यानी ये जो Yes. रेट है ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सिर्फ रेट का मतलब वही रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं उसको शॉर्ट में सिर्फ रेट लिख रहा हूँ, ठीक है, बार बार रेट ऑफ रिएक्शन कौन लिखने जाएगा बड़ा सा, इसलिए समझ लो ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है ना। तो इट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन, एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ Reactant. रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड, या फिर Rate constant. रेट कांस्टेंट, या फिर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, जिसको स्मॉल के से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब Yes, जरा sir. यूनिट की बारे में बात करते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, जैसे हर क्वांटिटी की यूनिट होती है मीटर लेंथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, वैसे ही रेट कांस्टेंट की भी यूनिट होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं कई बार। रेट कांस्टेंट की यूनिट दे देगा और पूछ देगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, मैं रिलेट करके बताऊंगा, अभी चिंता मत करो, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होता है, तो आओ चेक कर लो। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू के A to ए the टू दी power पावर एक्स B to the power. टू दी पावर वाई। अब यहां से सिर्फ के को जरा सब्स्टिट्यूट करो तो के इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऊपर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए A टू दी to the पावर power एक्स मल्टीप्लाई बाई बी टू दी पावर वाई। अब Y. आप सभी को बताएं कि रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, कल ही बता चुका हूं, बोलो, मोल Per second. पर लीटर, Per second. है ना, सेकेंड, या फिर Molar मोल per second. पर लीटर सेकेंड इनवर्स, या फिर इसको टाइम लिख लो, सबसे आसान आसान रहेगा, सेकेंड क्यों लिखोगे, सेकेंड आवर मिनट कुछ भी हो सकता है, तो इसको टाइम इनवर्स लिख लो। ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है, कल बता चुका हूं, है ना, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स होता है, Yes, sir. लिख सकते हैं। तो तो इसको मोलर पर सेकंड भी लिख अपॉन, सकते और नीचे ए क्या है, ए और बी क्या है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, कंसंट्रेशन है, हैं। क्या है, कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन है ना। और यहां देखो, यहां एक्स और वाई है, तो यस ये सर. भी कंसंट्रेशन ये भी कंसंट्रेशन, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोल पर लीटर. पर लीटर, और लेट्स से मैं बोल देता हूं एक्स प्लस वाई वो बराबर है एन के, एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहां भी देखो ये भी तुम्हारा क्या है, मोल पर लीटर, ये भी तुम्हारा क्या है, मोल पर लीटर, तो कॉमन लोगे तो एक्स प्लस वाई ऐड ऐड हो जाता है। अरे एक्सपोनेंट का पावर कैसे करते हैं, 10 टू कैसे द पावर ऐड 2 होता होता है मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 4 होता है, तो हम 10 टू द पावर 6 लिख देते हैं ऐड करके, यस सर. वैसे ही मैंने किया। ये भी तुम्हारा कंसंट्रेशन है, ये भी तुम्हारा कंसंट्रेशन है, तो दोनों पावर ऐड होके क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई को मैंने क्या बोल दिया, एन बोल दिया, और एक्स प्लस वाई को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ ऑर्डर भी लिख सकते हैं कि एन जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, एन डिनोट कर रहा है ऑर्डर को, एन क्या डिनोट कर रहा है, ऑर्डर को। तो मैं यहाँ लिख दूं मोल पर लीटर टू दी पावर एन, लिख दूं, यस सर. लिख दूं, बिल्कुल, क्योंकि ए और बी दोनों कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो मैं यहां से मोल पर लीटर टू दी पावर एक्स, मोल पर लीटर टू दी पावर वाई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर टू दी पावर एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई को मैंने एन बोल दिया, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया मोल पर लीटर टू दी पावर एन। क्लियर, यस सर. यहां तो दिक्कत नहीं है किसी को। अब क्या करो, अब इस टर्म को ऊपर ले जाओ, अब जो ही इस टर्म को ऊपर ले जाओगी, ये नीचे वाला टर्म है मोल पर लीटर, यहाँ भी मोल पर लीटर है, इसको ऊपर ले जाओ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मोल पर लीटर. लीटर, और इसकी पावर क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, तो ये इसकी पावर 1 है, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई लीटर पर मोल. मोल पर लीटर टू दी पावर क्या हो जाएगा, माइनस. माइनस माइनस है. एन, और यस. टाइम इनवर्स तो ऑलरेडी है, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, मैं ये लिख सकता हूँ, इसको नेक्स्ट पेज में लिख सकता मोल हूँ, पर यहाँ लीटर कंफ्यूज 1 आओगे, माइनस फिर एन. से मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ, चिंता मत करो, क्योंकि तुम लोग तो चलो थोड़ा पढ़े हो, तो पहली बार समझ रहे हैं, उनको दिक्कत हो जाएगी। आई थॉट कि यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ये कहाँ से आई, ये तो क्लियर हो गया होगा सबको, यस इसमें सर. तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब मैं कर क्या रहा हूँ ना, ये जो मोल पर लीटर ना, इसको उठा के ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक है, ऊपर वाला है,
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मोल पर लीटर, और इसकी पावर तो 1 है, ये वाले मोल पर लीटर की पावर क्या है, 1 है, तो मोल पर लीटर की पावर 1। और यहां से ये नीचे वाला जो है, ये ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई में रहेगा, ये भी, यस सर, माइनस ये भी एन क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टू दी पावर n हो जाएगा। माइनस एन। हाँ, क्योंकि यहाँ क्या है, n है, तो ऊपर से क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। और यस साथ में सर, मल्टीप्लीकेशन में क्या है, टाइम इनवर्स तो पहले से ही है। टाइम अब ये देखो, ये भी मोल पर लीटर, ये भी मोल पर लीटर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मोल मोल पर लीटर 1 माइनस 1 एन। माइनस n, यस सर, और टाइम इनवर्स टाइम में मैं n इनवर्स। माइनस n लिख दिया हूँ, उसको 1 माइनस n कर दो, मोल पर लीटर 1 माइनस n हो जाएगा, यस सर, 1 माइनस n, और टाइम इनवर्स तो पहले से ही है। ये यूनिट है तुम्हारी रेट कांस्टेंट की, ये यूनिट है तुम्हारी रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। जहां ये जो n है, वो n क्या है भाई, x प्लस वाई, और और x प्लस वाई को क्या बोलते हैं, ऑर्डर, मतलब n जो है वो ऑर्डर है। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। अब मैं बताओ, अब मैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, अब मैं किसी भी ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट यूनिट लिख सकता हूँ। मैं बोलता हूँ फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर से पहले लिखो फॉर जीरो ऑर्डर। अब मैं तुमको लिखवाता हूँ रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब ये फॉर्मूलेशन है ना, बस ये जो समझ लो कि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हो गया है। कौन सा ब्रह्मास्त्र, ये वाला, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। इसमें n की वैल्यू कुछ भी पुट करो, अगर आपको फिफ्थ ऑर्डर का रेट कौन सा यूनिट निकालना है, n की वैल्यू को 5 पुट कर दो, यूनिट आ जाएगी। n यस ऑर्डर ही सर, तो है, तो जिसका यस भी सर, आपको ऑर्डर निकालना है, उस वैल्यू को वहां पुट कर दो, उसकी यूनिट आ जाएगी तुम्हारे पास। तो लेट्स से मैं कैलकुलेट करता हूं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, किसके लिए, सबसे पहले कैलकुलेट करता हूँ जीरो ऑर्डर। फॉर जीरो ऑर्डर। तो यस जीरो सर, ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि टू। क्यों, n ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ ऑर्डर जीरो है, तो n की यस, वैल्यू को जरा जीरो पुट कर दो, तो इसमें ये वाले में n की वैल्यू जीरो पुट कर दो। तो ये बताओ, अगर इस n की जगह पे जीरो। जीरो पुट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मोल ये हो पर जाएगा लीटर टाइम इनवर्स। मोल पर लीटर टाइम पर इनवर्स। लीटर, और इसकी पावर 1 हो जाएगी, यस सर। टाइम इनवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर टाइम इनवर्स। और इसी को क्या लिखा जा सकता है, इस लीटर को जरा ऊपर भेज दो, तो इसी को लिखा जाता है मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। चलो, टाइम आ गई इनवर्स। जीरो ऑर्डर की यूनिट, के की यूनिट आ गई जीरो ऑर्डर की, ये के की यूनिट हो गई तुम्हारी। यस सर। सिमिलरली आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाल लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए यस निकालना सर। आपका काम है, ये आपके लिए होमवर्क। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप एन की वैल्यू को 1 पुट कर दीजिए वन। फॉर्मूले के अंदर। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, अब इस फॉर्मूले के अंदर आप एन की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, और निकाल दीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट आएगा सर की फिर। रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होती है। क्लियर, सर वन के लिए सेकेंड इनवर्स आएगा। बस। क्यों, हम्म, क्योंकि 1 - 1 जीरो हो जाएगा, और ये पूरी टर्म 1 हो हो जाएगी। जाएगा। वेरी, 1 के लिए टाइम इनवर्स बोलिए, नॉट सेकंड इनवर्स। टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, और भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, तो टाइम इनवर्स याद रखिए। यस सर। चलिए, चलिए, तो आई थॉट कि आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने में आपसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे ही आप सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं, है ना, nth ऑर्डर के लिए निकाल सकते हैं। ठीक, यस क्लियर। सर। चलो, अब कुछ और बातें थोड़ा सा रेट कांस्टेंट के अंदर पढ़ लेते हैं, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग। इंपॉर्टेंट है, छोटी सी बात है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट की। रेट कांस्टेंट जो है वो किन किन चीजों, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, हमको वो देखना है ना। फैक्टर अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट की, तो कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करता है, बस ये याद करने वाली चीज है, ये आपको याद रखनी है, पता कर रखना है। के जो है वो हमेशा सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बदलेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी, यानी ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब आपके मन में सवाल ये आ रहा होगा कि सर रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो कंसंट्रेशन है ए और बी का, तो क्या ये जो के है, ये कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। जाहिर सी बात है,
कि जो K है वो Yes, किस sir. पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे। बिल्कुल नहीं करता है गधो, याद भी मत रखना, ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के। K एक कांस्टेंट वैल्यू है ना जी, वो उसको कंसंट्रेशन से फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होता है। बहुत बच्चे ये मिथ करके याद तो रख लेते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर K के साथ क्या है, देखो नीचे कंसंट्रेशन लिखा हुआ है, तो बच्चे याद कर लेते हैं कि कंसंट्रेशन बदलेंगे तो रेट कांस्टेंट बदल जाएगा। अरे गधो, रेट कांस्टेंट एक कांस्टेंट यूनिट है ना, वो टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है। तो याद रख लो, सिर्फ और सिर्फ रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर Teacher. पे। अदर देन टेम्परेचर किसी भी चीज पे अगर लिखा भी हो ना कहीं भी, गलती से टिक भी मत मारना, ठीक है? वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के। तुम लाख गुना कंसंट्रेशन को बदल दो, रेट कांस्टेंट नहीं बदलेगा। अगर किसी केमिकल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट फिक्स है तो वो फिक्स है, लेकिन हाँ टेम्परेचर बदल दो अगर अगर उसमें, तो रेट कांस्टेंट बदल जाएगी। तो याद रख लो दो चीजें बस, कि एक तो रेट कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है लेकिन कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, चलिए। ऑर्डर के बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो आता है आपका मॉलिक्यूलरिटी। आओ अब सीखते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। और कई बार डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस, या फिर व्हाट इज द मेन डिफरेंस Order. ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, है ना? तो अब Yes, sir. आएगा मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? देखो, कुछ नहीं, सिंपल सी चीज है। ये बताओ किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे बन रहा होता है? Sir, reactant से. रिएक्टेंट से। Yes, तो sir. होता क्या है एक्चुअली केमिकल रिएक्शन के अंदर, थोड़ा ये समझो। होता ये है ना कि रिएक्टेंट के अंदर, रिएक्टेंट के कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अरे कोई भी रिएक्टेंट होगा तो मैटर ही तो होगा, और उसके अंदर उसके Yes, sir. मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो होता क्या है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो आपस में सूटेबल एनर्जी के साथ कोलिजन करते हैं, और वो कोलिजन के वजह से केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनता है। मतलब रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कैसे होता है? रिएक्टेंट के अंदर मॉलिक्यूल का बहुत खतरनाक वाला कोलिजन हो रहा होता है। Manipulation. यानी ये आप हमेशा याद रख लीजिए कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होता है जब मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिड Collision. करते हैं। और वो कोलिजन के कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशन ये है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन में, सेम डायरेक्शन में कोलिजन होना चाहिए। जैसे लेट्स से कोई मॉलिक्यूल इधर मूव कर रहा है, अब बताओ खुद ही कि अगर कोई मॉलिक्यूल इसके उल्टा मूव करने लगे तो क्या कोलिजन पॉसिबल है? नहीं है। No, sir. तो लेट्स से अगर कोई मॉलिक्यूल का एक फिक्स डायरेक्शन है, तो उसी डायरेक्शन में दूसरा मॉलिक्यूल भी आना चाहिए, ये कंडीशंस होती है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब कोई भी एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, है ना, या आयंस, जो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ आके Collision करते simultaneously, हैं. एक साथ, ऐसा नहीं है कि एक पहले करेगा दूसरा बाद में करेगा, नहीं, एक साथ होना चाहिए कोलिजन, प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन जिसको बोला जाता है ना, ओरिएंटेशन बोलते हैं। प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर एनर्जी के साथ जब कोलिजन होता है ना, कंडीशंस होते हैं कोलिजन के, तो वो जो कोलिजन है उसी के हेल्प से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो याद रख लो। और ये जो रिएक्शन जो प्रॉपर कंडीशंस में हो रहे होते हैं, जैसे प्रॉपर ओरिएंटेशन में, प्रॉपर एनर्जी के साथ, प्रॉपर डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं? Effective collision. तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, किसके हेल्प से? क्योंकि वो इफेक्टिव कोलिजन कर रहा होता है। अगर इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये रूल हमेशा याद रख लो। तो मॉलिक्यूलरिटी उसी चीज को दिखाती है। मॉलिक्यूलरिटी दिखाती है कि कितने आयंस, कितने एटम्स जो है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो आके कोलिजन कर रहे हैं, उसी नंबर को हम मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी वो नंबर है, टोटल नंबर है, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स या फिर आयंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। और वो केमिकल रिएक्शन कंडीशन ये है कि वो एलिमेंट्री रिएक्शन होनी चाहिए। मतलब मॉलिक्यूलरिटी अगर डिफाइन करनी है तो किसके लिए होगी वो डिफाइन? एलिमेंट्री रिएक्शन। Elementary reaction के लिए. तो अगर इफेक्टिव कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। हालांकि ये बात मैं कोलिजन थ्योरी में भी एक बार और बताऊं, कोलिजन थ्योरी यही बोलती है कि जब प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर एनर्जी, प्रॉपर डायरेक्शन से मॉलिक्यूल का आपस में कोलिजन होगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, और उस कोलिजन को इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। मतलब प्रोडक्ट जो है वो बनेगा किससे? इफेक्टिव कोलिजन के हेल्प से। ठीक है? तो मॉलिक्यूलरिटी वही नंबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ एटम्स जो आके रिएक्शंस में पार्ट करते Reaction हैं में participate कर रहे ना, हैं. तो उसी नंबर को क्या बोला जाता है? मॉलिक्यूलरिटी बोला जाता है। हालांकि ये मैंने Molecularity. इसमें थोड़ी थोड़ी सी तुमको कोलिजन थ्योरी बता दी, बट कोई बात नहीं, फिर से हम पढ़ाऊंगा कोलिजन थ्योरी।
तो आओ, मॉलिक्यूलरिटी अब तो समझ आ गया होगा कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेना पड़ता है ना, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को, आयंस को। जब वो पार्ट लेंगे और जितने नंबर में पार्ट लेंगे उसी नंबर को मॉलिक्यूलरिटी कहा जाता है। बस वो बेसिकली वो नंबर जो है ना, वही नंबर मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक है, तो लिखो मॉलिक्यूलरिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ions, एटम्स, ions आयंस participating in reaction in an elementary reaction। वो रिएक्शन एलिमेंट्री होनी चाहिए। is called molecularity। जैसे एग्जांपल सर, आओ देखो एग्जांपल। जैसे मैं बोल देता हूं, लेट्स से 2HI है ना, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये H2 प्लस I2 में टूट सकता है। क्या मैं यहां इसकी मोलिकुलरिटी को 2 लिख सकता हूं? yes sir कैसे? क्योंकि ये जो HI है वो देखो कितने हैं, 2 हैं। तो दो नंबर हैं रिएक्टिंग कितने, नंबर ऑफ रिएक्टिंग रिएक्टेंट्स कितने? एलिमेंट्री रिएक्शन मान लो ये, अगर मान लो ये सारे कंडीशन जो मैं नीचे लिखूंगा ना, ये सभी एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसके अंदर कितने HI है? 2 दो HI है। हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? 2 हो 2 जाएगी। वैसे ही अगर मैं लिखता हूं 2NO प्लस O, इसको जब हम हीट करते हैं तो दिस विल गिव यू 2NO2। तो क्या मैं इसकी मोलिकुलरिटी को 3 लिख दूं? क्यों 3? yes देखो NO और NO2 है, hydrogen ऑक्सीजन भी तो एक है। yes तो sir नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हो गए? 3 हो गए सर। 3 3 हो गए सर, 3। इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं, मोलिकुलरिटी बताना हो ना, तो हम चुपचाप क्या करेंगे, रिएक्टेंट को देख लेंगे कि रिएक्टेंट के अंदर मॉलिक्यूल का कितना नंबर है। और वही तो मैंने लिखवाया कि टोटल नंबर ऑफ जितने मॉलिक्यूल है, एटम्स है, आयंस है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही मॉलिक्यूलरिटी कही जाती है। तो इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2, इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3। वैसे ही एक और एग्जांपल अगर मैं दे दूं तुमको, लेट्स से NH4NO2 है ना, इसको मैंने हीट किया तो दिस विल गिव्स N2 प्लस H2। अब क्या मैं इसकी मोलिकुलरिटी को 1 लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि सर देखिए ना, एक ही मॉलिक्यूल है ना ये। अरे NH4NO2 एक ही मॉलिक्यूल होता है, कंफ्यूज मत होना। प्लस में NH4NO2 एक ही मॉलिक्यूल है। तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं सर? सिर्फ एक है रिएक्टेंट वाले साइड में, इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो गई? 1 1 के बराबर हो गई। और ये सारे किसके लिए ट्रू है? एलिमेंट्री। एलिमेंट रिएक्शन के तो लिए मान के चलो कि ये सारे रिएक्शन क्या है? एलिमेंट्री है। अरे एलिमेंट्री दिख भी तो रहा है, एक ही सिंगल स्टेप में तो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, देख yes के भी sir तुमको मालूम पड़ जाएगा। ये क्या है? तुम्हारे एलिमेंट्री रिएक्शंस होंगे। क्लियर? yes sir ये मॉलिक्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट था। ठीक, अब ये बताओ, अब मैं तुमसे बोलता हूं कि क्या इसके अंदर तुमको कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है मॉलिक्यूलरिटी बताने की? वो सर देख के बिल्कुल बता नहीं। सकते हो ये तो देख के बता सकते हो ना, साफ साफ नजरों से देख के बता सकते हो। तो क्या मैं इसको बोल दूं कि इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट? yes sir वेयर एज ऑर्डर क्या था? ऑर्डर एक experimental एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन क्वांटिटी थी। ऑर्डर को हम एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन कर सकते थे, यहाँ लिखवाया है। लेकिन yes sir क्या मॉलिक्यूलरिटी बताने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है? नहीं। no तो sir देख के बता सकते हैं कितना नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज रिएक्ट कर रहे हैं, देख के ही तो बता रहे हो सामने से। इसके लिए कौन सा तुमने एक्सपेरिमेंट किया है? इसलिए इसको बोला जाता है कि इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इट कैन बी डिटरमाइन थ्योरेटिकली। लेकिन ऑर्डर को हम थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हैं, ऑर्डर एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है। तुम देख के ऑर्डर नहीं बता सकते हो, लेकिन यहाँ देख के तुम यहाँ देख के तुम मॉलिक्यूलरिटी बता दे रहे हो। इसलिए मॉलिक्यूलरिटी इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलरिटी इज अ theoretically concept theoretical concept, theoretical concept। Is it clear? yes sir Is it clear? चलिए चलिए, अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मॉलिक्यूलरिटी के लिए लिख लो। मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ इंटीजर हो सकती है। जैसे ऑर्डर क्या था? प्लस माइनस जीरो negative फ्रैक्शन integer सब होता था। लेकिन yes मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, वो निगेटिव नहीं हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी जीरो भी नहीं हो सकती है।
अरे गधो, अगर जीरो जब मॉलिक्यूल जीरो हो रिएक्ट जाएगा करेगा तो तो जीरो प्रोडक्ट प्रोडक्ट कैसे बनेगा। बनेगा? यस सर। अगर मॉलिक्यूल जीरो ही रहा, मॉलिक्यूल रिएक्ट ही नहीं किया, मॉलिक्यूलरिटी जीरो, अब तुमने बोल दिया कि उसकी मॉलिक्यूलरिटी जीरो है, मतलब वो तो रिएक्शन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसके अंदर नंबर ऑफ यस। मॉलिक्यूल्स रिएक्ट जो कर रहे हैं वो जीरो कर रहे हैं, तो काहे का प्रोडक्ट बनेगा? इसलिए हम्म। जीरो नहीं हो सकता है कभी भी। नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ना नेगेटिव हो सकता है ना जीरो हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ओनली पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ ये पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, कैन नॉट बी नेगेटिव और जीरो। और जीरो। जीरो और फ्रैक्शन। ऐसा थोड़े बोलोगे आधा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है, ये नो। फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। ना तो फ्रैक्शनल हो सकता है, कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी जीरो, कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, लेकिन ऑर्डर फ्रैक्शन हो सकता था, ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकता था, ऑर्डर जीरो हो सकता था, और ऑर्डर पॉजिटिव तो होता ही है। तो मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है ना, वो नेगेटिव नहीं हो सकती, वो जीरो नहीं हो सकती, वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। और एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है ना, ये याद रख लो, किसी भी ये जो किसी भी तुम्हारा केमिकल रिएक्शन होता है, लेट्स से एलिमेंट्री हो गई, तो वही मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगा, वही बराबर हो जाएगा। याद रख लो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, ये भी एक और बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ये भी लिख लो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों बराबर हो जाते हैं। दोनों स्टोकियोमेट्री पे ही डिपेंड रहते हैं। यस, बहुत अच्छा, तुम समझ गई, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि दोनों स्टोइकियोमेट्री के बराबर हो जाते हैं। अरे देखो तो सही, यहाँ देखो, यहाँ यस। स्टोइकियोमेट्री इसकी 2 थी, इसकी 1 थी, तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई, वैसे ही ऑर्डर भी इसका 3 हो जाता। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए याद रख लो, जितना मॉलिक्यूलरिटी उतना ही उसका ऑर्डर हो जाता है। मान लो सवाल कई बार घुमा के पूछ देते हैं सब कि फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन द मॉलिक्यूलरिटी इज 3, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो यार जितनी थ्री मॉलिक्यूलरिटी उतना ही ऑर्डर, ऑर्डर। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जितनी मॉलिक्यूलरिटी उतना ही ऑर्डर। ठीक है, और एक और लास्ट बात इसके अंदर याद रख लो, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है ना, वो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन ही नहीं है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी इज, थ्री। क्यों ऐसा है भाई? ऐसा क्यों है सर कि मॉलिक्यूलरिटी की मैक्सिमम लिमिट 3 हो गई, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, 3 मैक्सिमम है, और ये भी बहुत रेयरली होता है। देखो ऐसा क्यों होता है, मैंने तुमको क्या बताया कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे कन्वर्ट होता है, जब भी क्या हो, मॉलिक्यूल कॉलिजन। कोलाइड करते हैं। यस सर। तुम खुद सोचो ना कि ये प्रोबेबिलिटी कितनी कम है कि 3 मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन से, सेम ओरिएंटेशन से, सेम पॉइंट पे, सेम टाइम पे एक साथ आके कोलाइड करें, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि नहीं? मैक्सिमम मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल ऐसा कर सकते हैं, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्ट, क्योंकि यार मॉलिक्यूल का मोशन तो रैंडम होता है, पढ़े हो ना, यस मॉलिक्यूल सर। रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं जब तक कोई एक्सटर्नल एनर्जी हम ना दें। तो रिएक्टेंट के अंदर मॉलिक्यूल तो रैंडम मोशन कर रहा है। अब तुम खुद खुद सोचो कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी कितनी कम है कि वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में, प्रॉपर एनर्जी के साथ और एक ही डायरेक्शन में आके कोलाइड करे। ये तो बहुत कम चांसेस हो, इसके चांसेस बहुत रेयर हो। तो यस सर। 3 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकते, मतलब ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि 3 से ज्यादा रिएक्टिंग मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में, एक ही टाइम पे, एक ही एनर्जी के साथ आए और आके कोलाइड करें। क्योंकि प्रोडक्ट तभी बनेगा, मॉलिक्यूलरिटी तभी डिफाइन होगी जब कोलिजन होगा, जब इफेक्टिव कोलिजन होगा। तो इसीलिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है। तो 3 मॉलिक्यूल आपस में आएंगे, प्रॉपर ओरिएंटेशन से, प्रॉपर एनर्जी से एक ही डायरेक्शन में आके टकराएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। और 3 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है। इसलिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू को सेट कर दिया गया किस पे? 3 पे। यार तुम खुद सोचो ना, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल का डायरेक्शन एक ही, किसी मॉलिक्यूल, किसी 3 या 3 ज्यादा मॉलिक्यूल डायरेक्शन एक ही साथ हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, बहुत रेयर होता है कि 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में, एक ही एनर्जी के साथ, एक ही साथ आके कोलाइड करें। क्योंकि इफेक्टिव कोलिजन कब होता है? जब साइमल्टेनियस कोलिजन हो, जब एक साथ कोलिजन, सेम एनर्जी से हो, है ना, उसकी एक प्रॉपर सुटेबल एनर्जी चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन में हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ हो, तब ना इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है। ऐसा यस सर। पॉसिबल है कि 3 ज्यादा मॉलिक्यूल आ सकता है? नहीं यार, बहुत रेयर चांसेस नो। होता है, वेरी लेस।
ये 3 भी बहुत रेयरली होता है, 3 तो बहुत रेयरली होता है, 3 से तो बड़े ज्यादा की बाकी छोड़ दो। इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कर दी गई, 3. फिक्स कर दी गई कि मॉलिक्यूलरिटी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3। 3 से ज्यादा तो बहुत रेयरली ऐसा होता है ना, कि मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन की गई, तो इसलिए 3 ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू सेट कर दी गई। क्लियर हो गया? Yes, sir. क्लियर हो गया? तो ये Yes. थी तुम्हारी मॉलिक्यूलरिटी, ये थी तुम्हारी मॉलिक्यूलरिटी। ये तो तुम्हारी थी किसके लिए, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सर, तब हम कैसे मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन करेंगे? मान लो कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है हाँ, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हम मॉलिक्यूलरिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ, जिससे तुमको सब कुछ समझ आएगा। एक से एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से कि एक ये कोई मेन रिएक्शन है ना, जो मैं लिख देता हूँ पहले, ठीक, पहले 2H2O प्लस 2NO, ये आपको दे रहा है NO2 प्लस 2H2O। ये सवाल ही समझ लो एक तरह का, ये सवाल है, ठीक है, कि मेन रिएक्शन आपको गिवन है 2H2O प्लस 2NO गिव्स यू NO2 प्लस 2H2O। हमसे बोल दिया गया इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज अ Complex reaction. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फाइंड मॉलिक्यूलरिटी, फाइंड मॉलिक्यूलरिटी। ये सवाल है, ठीक है। सवाल क्या है कि एक मेन रिएक्शन दे दी गई है ना, इट इज एन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फाइंड मॉलिक्यूलरिटी, है ना। अब ये जो रिएक्शन है, इसके मैकेनिज्म सवाल में गिवन होते हैं आपको, और मैकेनिज्म भी नीचे दे दिए गए, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ। ये जो मेन रिएक्शन था उसके मैकेनिज्म लिख दिए गए, कि जो मेन रिएक्शन है वो आखिर बना किस किस से। इसमें 3 स्टेप दिए गए। स्टेप 1 दिया गया कि सबसे पहले इसमें 2NO एट कांस्टेंट K1 रेट से N2O2 बनाता है, फिर N2O2 और H2 आपस में मिलकर एट कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट K2 N2O प्लस H2O बनाते हैं, और N2O प्लस H2 है ना, ये K3 रेट कांस्टेंट पे क्या बनाते हैं, N2 प्लस H2O बनाते हैं। ये उसका मैकेनिज्म दे दिया गया, 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। और ये तुम्हारा मेन रिएक्शन था, ये मेन रिएक्शन था। और ये मेन रिएक्शन आया कहां से, उसके 3 स्टेप तुमको दे दिए गए, और लिख दिया गया कि ये तुम्हारा स्लो स्टेप है, और ये तुम्हारा हो गया कंप्लीट। ये कंप्लीट अभी तक सवाल था, चिंता मत करो, ये कंप्लीट सवाल था। मेन रिएक्शन दे दिया गया और बोल देगा इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फाइंड मॉलिक्यूलरिटी। और ये जो मेन रिएक्शन जो बना तुम्हारा 2H2O प्लस 2NO, NO2 प्लस 2H2O, इसका मैकेनिज्म दे दिया गया कि इसके अंदर अंदर ऐसे ऐसे रिएक्शन हुआ है जो 3 स्टेप में हुए हैं, ठीक है। अब हमसे मॉलिक्यूलरिटी पूछ रहा है, अब हम मॉलिक्यूलरिटी कैसे डिफाइन करेंगे? सर 2 हो जाएगा कैसे? सर, क्योंकि इसका ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। देखो, यहां मत चेक करो, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी क्यों चेक करो? सर तो आप स्लो स्टेप में तो कर सकते हैं ना। यस, स्लो स्टेप देखना है हमको। देखो यस सर, कैसे, वही देखो बता रहे। देखो कैसे। तूने जो बताया वो भी सही है, लेकिन मैं जो बताता हूँ वो थोड़ा ध्यान से समझो, ठीक है। अब देखो जरा इसके लिए डिफाइन करके देखो, ठीक है। अगर तुम यहाँ चेक करोगे ना, अगर तुम डायरेक्टली मॉलिक्यूलरिटी निकालते जाते, तो यहाँ कितना हो जाता 2, और यहाँ कितना हो जाता 2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाती 4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 3 तो मैक्सिमम वैल्यू है, मॉलिक्यूलरिटी 4 कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती ना। ये तो मतलब सर, अगर आप डायरेक्टली मेन रिएक्शन को देख के मॉलिक्यूलरिटी लिखते, तो वो गलत आती, वो सही नहीं है, मॉलिक्यूलरिटी वो है ही नहीं। इसीलिए क्या किया गया, इसके 3 मैकेनिज्म दे दिए गए। कौन कौन से? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जरा स्टेप 1 में चेक करो, स्टेप 1 के लिए मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है 2. 2 जो तुम्हारा स्लो स्टेप है, इसमें भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 2. और 1, 2। यहाँ भी कितनी है, 2. 2 है। सिमिलरली थर्ड स्टेप में चेक करो, तो थर्ड 2. स्टेप में भी 1 और 2, इसमें कितनी है, 2. 2 है। तो ऐसा मत करना कि ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी 2 प्लस 2 प्लस 2 6 कर देना, ऐसा नहीं होता है। हमेशा मॉलिक्यूलरिटी किस में देखेंगे, स्लो स्टेप में. स्लो स्टेप में देखेंगे। किस में देखेंगे, स्लो स्लो स्टेप में। स्लो. स्लो स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है. 2 है, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, हेंस Molecularity is 2. molecularity will be
2। तो यहां से 2 क्या सीख मिली? सीख ये मिली कि सर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन होगा ना, और उसके रिएक्शन मैकेनिज्म गिवन होंगे ना, और लिख दिया कि ये स्लो स्टेप है, तो हम मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ स्लो स्टेप से ही निकालेंगे। जैसे हम कॉम्प्लेक्स में ऑर्डर रेट लिख रहे थे ना स्लो स्टेप से, yes sir वैसे ही यहाँ मॉलिक्यूलरिटी भी क्या करेंगे, स्लो स्टेप वाला देख के वहां से मॉलिक्यूलरिटी को डिफाइन करेंगे। इसलिए इसकी ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 2 2 हो जाएगी। क्लियर? yes फॉर sir कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे हमने ऑर्डर चेक किया, सॉरी जैसे हमने रेट लार्ज परसेंट चेक किया, वैसे ही यहाँ भी क्या करेंगे, हम मैकेनिज्म के molecularity अंदर जाएंगे। मैकेनिज्म आपको गिवन होगा, चिंता मत करिए, ये सभी सवाल का ही पार्ट था। यहाँ तक सभी सवाल का ही पार्ट था, ये गिवन होगा सवाल के अंदर आपको। ये मेन रिएक्शन गिवन होगी और बोल देगा कि ये रिएक्शन ये 3 स्टेप में बनी है, जिसमें से स्लो स्टेप ये है, मॉलिक्यूलरिटी बताओ। तो आप स्लो स्टेप को देखेंगे, स्लो स्टेप के अंदर खुद ही देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ एक N2O2 है, यहाँ H2 है, तो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी क्या कहेंगे हम इस रिएक्शन के लिए, हो गई 2। क्लियर? क्लियर? yes sir तो ये था हमारा मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट, ये सारी चीजों का एक्सप्रेशन। ठीक है, साथ में एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हमने देख लिया। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।